तरफ राहुल गांधी के वोट चोरी आरोपों पर तूफान मचा हुआ है, दूसरी तरफ चुनाव आयोग 23B रूल के तहत उनसे एफिडेविट मांग रही है, ओथ्स पर साइन करने को कह रही है। उसी बीच ओपी रावत, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, ने एक बड़ी बात कह दी है। आज तक के साथ इंटरव्यू में ओपी रावत ने कहा कि जिस 23B को इलेक्शन कमीशन कोर्ट कर रहा है एफिडेविट पर साइन करने के लिए, वो दरअसल इस केस में लागू ही नहीं होता। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा कि जिस धारा का जिक्र है 23B, ये धारा इस शिकायत पर लागू नहीं होती। वो धारा तब लागू होती है जब कोई पुनरीक्षण चल रहा हो या समरी रिवीजन, उसमें आपको एफिडेविट देना होता है, ओथ देना होता है। ओपी रावत ने कहा कि इस तरह की रिसर्च बेस्ड शिकायत पर ईसी जांच करने के लिए स्वतंत्र है और इन आरोपों की जांच होनी चाहिए जो राहुल गांधी ने लगाए हैं। नेता विपक्ष इतने बड़े पैमाने पर आरोप लगा रहे हैं, 300 सांसद अगर मार्च करते हैं चुनाव आयोग पर, तो क्या अफिडेविट नहीं है, इसके आधार पर चुनाव आयोग ये कह सकता है कि हम इसकी जांच नहीं करेंगे? जिस धारा का उल्लेख किया जा रहा है, धारा 20(3)B 1950 का अधिनियम, वो धारा इस तरह की शिकायतों पर लागू नहीं होती। वो धारा लागू होती है जब कोई पुनरीक्षण चल रहा हो, SIR या समरी रिवीजन। उसमें अगर आपको दावे आपत्ति प्रस्तुत करना है तो उसमें आपको एफिडेविट देना होगा, ओथ पर घोषणा करनी होगी, उसमें जरूरी होता। इस तरह की रिसर्च बेस्ड शिकायत आपने अगर की है तो उसकी जांच करने के लिए आयोग स्वतंत्र है और तुरंत आयोग को जांच करके और पब्लिक डोमेन में सारी फाइंडिंग्स डाल देनी चाहिए। तो आम जनता जो है वो आश्वस्त रहेगी कि हमारा चुनावी तंत्र बिल्कुल निष्पक्ष है, ट्रांसपेरेंट है, क्रेडिबल है। आपको बता दें, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा किया था कि कर्नाटक के महादेवपुरा और गांधीनगर विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर धांधली हुई। कहा था कि 1 लाख से ज्यादा फर्जी मतदाताओं के नाम जोड़े गए और पात्र मतदाताओं को हटाया गया, जिसके चलते कांग्रेस को कर्नाटक में अपेक्षित 16 लोकसभा सीटों के बजाय केवल 9 सीटें मिली। राहुल गांधी ने यह आरोप लगाए तो चुनाव आयोग की तरफ से भी रिएक्शन आया। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को भ्रामक बताया, साथ ही राहुल गांधी से कह दिया कि आप एफिडेविट ओथ पर साइन कीजिए। बता दें कि रूल 23B मतदाता पंजीकरण नियम 1960 का हिस्सा है, जो मतदाता सूची में संशोधन या आपत्तियों से संबंधित है। इस नियम के तहत कोई भी व्यक्ति जो मतदाता सूची में किसी नाम को शामिल करने या हटाने पर आपत्ति दर्ज करना चाहता है, उसे शपथ पत्र के साथ अपनी शिकायत दर्ज करनी होती है। इसमें आपत्ति के आधार और संबंधित व्यक्तियों के नाम, पता और अन्य विवरण शामिल करने होते हैं। यह नियम सुनिश्चित करता है कि शिकायतें तथ्यपूर्ण हो और जांच के लिए पर्याप्त जानकारी उपलब्ध हो। यदि शिकायत गलत या बेबुनियाद पाई जाती है तो शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो जिस 23B को लगातार कोट किया जा रहा था, उसको लेकर यहां पर ओपी रावत, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, ने साफ कहा कि वो यहां अप्लाई ही नहीं होता। वो समरी रिवीजन जैसे केसेस में अप्लाई होता है जहां पर आपको ओथ्स देना अनिवार्य हो जाता है। वहीं ओपी रावत से बिहार SIR को लेकर भी सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिनके नाम कट जाएंगे उनको न्याय पाने में दिक्कत होगी। लोकतंत्र के प्रति विश्वासघाती कदम ये हो सकता है। जो SIR किया गया है और उसका समय बिल्कुल क्रिटिकल है, क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल सामने आ गए हैं। नवंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में करने होंगे और जिन लोगों के नाम कट जाएंगे फाइनल पब्लिकेशन में, उन लोगों को न्याय पाने में बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि अपील के निपटाने का समय नहीं होगा। और हमारे यहाँ वैसे भी लोगों में अपैथी होती है कि चलो हम तो अपनी रोजी रोटी में लगे हैं, वोट डालने कौन जाए। तो ये लोकतंत्र के प्रति बहुत ही विश्वासघाती कदम होगा। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हर व्यक्ति जो एलिजिबल है वो चुनाव के लिए वोटर लिस्ट में नाम उसका रहे और वो वोट डालने पोलिंग स्टेशन तक आए। इस प्रक्रिया को अगर देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये समय सही नहीं था SIR के लिए। इसको बहुत पहले किया जाना चाहिए था और 1 साल का समय था, उसके पहले हो सकता था। तो मतलब आपका यह कहना है कि जो 1 महीने का समय स्क्रूटिनी के लिए दिया गया है वो कम है, स्क्रूटिनी के लिए इससे ज्यादा समय लग सकता है। लेकिन कुल मिलाकर चुनाव आयोग बार बार यह कहने की कोशिश कर रहा है कि अभी तो सिर्फ ड्राफ्ट लिस्ट आई है, ड्राफ्ट लिस्ट को लेकर इतने सवाल क्यों उठा रहे हैं? अगर आपको उसमें कोई दिक्कत है तो उसको सुधारने के लिए 1 महीने का समय है, लेकिन आपको लगता है कि वो 1 महीने का समय काफी कम है, खास करके बिहार जैसे राज्य में। नहीं नहीं, 1 महीने का समय कम नहीं है। ये प्रक्रिया जो है उसका समय हमेशा इतना ही होता है, लेकिन फाइनल लिस्ट आ जाएगी 7,30,00,000 की, 67 लाख हर लाख बाहर होंगे। उन 67 लाख को न्याय पाने के लिए समय नहीं है। वो 1 महीने का समय भी
नहीं बचेगा, अपील का निराकरण नहीं हो पाएगा। हमारे देश में अपीलों का निराकरण इतनी जल्दी नहीं होता है, इसलिए समस्या है, इसलिए लोगों में पैनिक है, इसीलिए लोग घबराए हुए हैं। जल्दी से आपसे एक प्रक्रिया मुझे इस पर भी जाननी है, क्योंकि हम देख रहे थे कि चुनाव आयोग ने जो एफिडेविट दायर किया है सुप्रीम कोर्ट के भीतर, उसमें जो 11 डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग की तरफ से मांगे जा रहे हैं एसआईआर प्रक्रिया में आप वोटर है ये साबित करने के लिए, इन 11 डॉक्यूमेंट्स कितने लोगों के पास हो सकते हैं उसका एक अंदाजा भी उन्होंने दिया हुआ है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ खास करके अगर हम देखें तो सिर्फ जो परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट है जो 2011 से 2025 तक जारी किए गए हैं वो छोड़ दे तो बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स सारे लोगों के पास होने की संभावना साफ शब्दों में कम नजर आ रही है यहां पर। तो ऐसे में बिहार जैसे राज्य में यह प्रक्रिया के लिए इतने सारे डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट चुनना बिहार में खास करके कितना मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे लोग जो सड़क पर जा रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, वहां से भी पता चल रहा है कि कई लोगों के पास इस तरीके के डॉक्यूमेंट शायद नहीं होंगे। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं। परमानेंट रेजिडेंस वाले सर्टिफिकेट भी जो हैं वो जरूरी नहीं है कि वो उन्हीं लोगों के हों जो नाम कट रहे हैं, वो 2003 की मतदाता सूची वालों के भी हो सकते हैं। इसलिए यूनिवर्सेस जो है ओवरलैप करने वाले हैं, ये संख्याएं भ्रामक हो सकती हैं, और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो 11 दस्तावेज हैं अगर वो नहीं मिल रहे हैं तो सरकारी दफ्तरों को एक अभियान चला के कि जो जिसको चाहिए वो हम सिर्फ इसके लिए बैठे हैं, हम आपको देंगे ये, अगर ऐसा कर दें तो भी शायद ये चीज ना हो पाए, अन्याय ना होने पाए और कोई भी एलिजिबल वोटर छूट ना पाए। ओपी रावत ने कहा कि एसआईआर कराने का सही समय नहीं था, ये पहले ही हो जाना चाहिए था, चुनाव अब नजदीक है। खैर, इस रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें। मैं आपसे ही जुड़ा एक सवाल लेता हूं कि समाजवादी राजनीति के पुरोधाओं के साथ आपकी राजनीतिक यात्रा शुरू होती है, रघु ठाकुर जैसे नेताओं की सरपरस्ती में आप सीखते हैं राजनीति, तो समाजवाद से दूरी हो गई, नई पार्टी की तरफ आप चले गए। तो ये किसने कहा कि समाजवाद से दूरी हो गई? समाजवाद एक विचारधारा है। सोशलिस्ट विचार आपके आज भी मैं लोहियावादी हूँ, आज भी मैं समाजवादी हूँ, आज भी मैं गैर बराबरी के खिलाफ बोलता हूँ और लड़ता हूँ, और इसके तमाम उदाहरण हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ऊंच नीच की व्यवस्था पे मैं बिल्कुल यकीन नहीं रखता, पूंजीवाद की व्यवस्था पे मैं बिल्कुल नहीं। अडानी जैसे लोगों के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर होकर तो मैं बोल रहा हूँ। जिस तरीके से औने पौने दामों में देश की संपत्तियां, एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, बिजली हो, पानी हो, उनको सौंपा जा रहा है, इसके खिलाफ तो कोयला हो, गैस हो, लगातार मैं आवाज उठाता रहता हूँ। तो समाजवाद एक विचारधारा है, तो उस विचारधारा का समर्थक मैं आज भी हूँ। और रघु ठाकुर जी मेरे राजनीतिक गुरु कल भी थे, आज भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। तो गुरु और बाप बदला थोड़ी जाता है, तो वो अपनी जगह वो बात कायम है आज भी।